गर्ल्स कॉलेज में कक्षों का लोकार्पण उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने किया। इस अवसर पर वरिष्ठ भाजपा नेता मुकेश टंडन समेत विधायक व कॉलेज प्राचार्य मौजूद थे। माननीय उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी आए हैं, तो मेरी कर्तव्य बनी जो हमारी छात्राएं उनके कहने से रुकी हुई है अभी इसके लिए, तो मैं हाथ जोड़कर सबका स्वागत करती हूँ। सर के साथ हमारे साथ बहुत हर्ष का विषय है कि हमारे विदिशा नगरी में पूर्वी विधायक जी माननीय सप्रे जी भी आए हैं और ये हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। बासोदा विधायक मिसेस मीना जैन भी आई हुई हैं, उनका भी हम हृदय से स्वागत करते हैं मंच से। हम सबके मार्गदर्शक विदिशा नगरी को स्वच्छता में बहुत आगे बढ़ाने वाले भाई मुकेश टंडन जी का मैं हृदय से स्वागत करती हूँ कि उनका मार्गदर्शन हमें हमेशा मिलता है। हमारा महाविद्यालय परिवार हमने जब चाहा है, जो चाहा है वो हमें उनसे प्राप्त हुआ। हृदय से स्वागत है भाई साहब। हमारे इस कार्यक्रम में डॉक्टर राकेश सिंह जादव जिलाध्यक्ष जी उपस्थित हैं, मैं उनका भी हृदय से स्वागत करती हूँ। के संबंध में भी आचार्य ने अपने बौद्ध ग्रंथों में उज्जैन और विदिशा का बहुत नजदीक का संबंध बताया। मैं उम्मीद करता हूँ कि विदिशा जैसी नगरी जिसमें हमारे अपने अंदर बहुत सारी चीजों को समाये गए, हम अपने गौरवशाली इतिहास की बात करते हैं तो हमको साक्षी का स्तूप अपने आप अपनी आंखों के सामने दिखाई देता है। हम अगर बात करते हैं मालवा की तो शुरुआत ही विदिशा से होती है। इधर से हमारी बेतवा से शुरू होती है, वो दोहा में बना एक बेतवा उधर नर्मदा, हमको मालूम है बीच में सारा मालवा आता है। और खास करके शिक्षा के मामले में या बेटियों के कॉलेज में अगर मैं हूँ तो मैं पिछली बार 2-3 बार जब पास हो रहा था तो यहाँ से हमारे प्राचार्य महोदय और बाकी लोगों ने कहा कि कुछ नए कोर्स खोल दो। हमने कहा ये यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान की सरकार का मैं मंत्री हूँ, कोई भी मांगे और अगर नहीं दे तो ये लगता मंत्रिमंडल का अपमान होगा, माननीय मुख्यमंत्री का अपमान होगा। इतने उदार मना मुख्यमंत्री है, इतने पावर उन्होंने अपने दे रखे हैं और जितने प्रकार से उच्च शिक्षा में काम हो सकता है वो सारे कामों को उन्होंने कहा आप बिल्कुल करिए मोहन जी, जाइए जो काम करना है। सरकार की भी हम जानते हैं कि सरकार की वित्तीय सीमा होती है, उसकी कठिनाइयां भी होती है, लेकिन वो सारी कठिनाइयों के बावजूद भी उच्च शिक्षा उनका सर्वाधिक प्रिय एक विषय है। और हम भी जानते हैं किसी भी सरकार का आईना मंत्रिमंडल में अगर देखा जाए तो वो उच्च शिक्षा के माध्यम से ही होता है। देश को मारने के बावजूद भी उसकी शिक्षा का ध्यान पहले गया है। तो तुमको राजनीति में आना है तो पहले पढ़ो लिखो आगे बढ़ो, ये हम सबके लिए आज भी वही सबक है।
तो पर्याप्त रूप से आपने बहुत बड़ा पराक्रम कर दिया है, लेकिन पराक्रम के बावजूद शिक्षा की महत्ता कैसी है। भगवान श्री कृष्ण और बलराम 11 साल और 13 साल की उम्र में पढ़ने के लिए उज्जैन आए, और हमको मालूम है वो एकमात्र ऐसे शिक्षार्थी भी है। शिक्षा तो सबने ग्रहण करी, कई कई गुरु में ऐसे अलग अलग उदाहरण है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने जब मौका पड़ा तो जो शिक्षा में उन्होंने ग्रहण किया वो गीता के माध्यम से पूरा उसका निचोड़ निकाल के दिया। बताते हैं कि आदमी का बताते हैं, और मौका पड़ता तो खाली इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण के जीवन से हम अलग अलग कदम कदम पे सीख सकते हैं। माँ बाप का ठिकाना नहीं, वो कदम कदम पे रोज मौत मिलती थी, इसलिए भगवान कृष्ण ने मौत से कभी डरना नहीं सीखा, क्योंकि रोज ही मौत आती, कभी बकासुर, कभी धिनासुर, कभी नरकासुर, जीवन भर उनको लड़ना पड़ा। इसीलिए हमने पूरे उच्च शिक्षा विभाग के सरकारी 52 जिलों में एक अतिरिक्त शिक्षक की ड्यूटी लगाई है, जिसका पढ़ाने का काम नहीं रहेगा, लेकिन वो प्लेसमेंट का काम देखेगा पूरे जिले के अंदर, ताकि जो मूल रूप से माननीय यशस्वी एक हमारा ऐसा प्रधानमंत्री देश में है जो इतने सारे मोर्चों पे काम कर रहे हैं। हमको गर्व है नरेंद्र मोदी जी के, जिन्होंने अब नई शिक्षा नीति लेकर के आने वाले समय में शिक्षा नीति का पूरा परिदृश्य बदलने का प्रयास किया है कि शिक्षा नीति क्या होना चाहिए। शिक्षा नीति के माध्यम से ये जो काले अंग्रेजों के टाइम से लाड़ निकाले की शिक्षा पद्धति है, उसको समूचा बदलने की आवश्यकता है, जिसको जीवन में अपने खाने कमाने की व्यवस्थाओं के दृष्टि से विचार करना है, उसको उच्च शिक्षा के संबंध में वाकई उच्च शिक्षा ग्रहण करना है, शोध करना है, तो उच्च शिक्षा का दरवाजा आना है। और आने वाले समय में 2035 के बाद तो अब ये जो यूनिवर्सिटियों का कल्पना है, विश्वविद्यालय की कल्पना है, वो विश्वविद्यालय की कल्पना ही दूर होने वाली है। अब कोई विश्वविद्यालय नहीं चाहिएगा। हमारा अपना जैसे गुरुकुल पद्धतियां पुरानी होती थी कि वो गुरुकुल में अपने बच्चों को पढ़ा करके उनका सिलेबस, उनकी अपनी शिक्षण पद्धति होती थी, पठन पाठन का अपना सिस्टम होता था। ऐसे आने वाले समय में 2035 तक हमारे कॉलेज एक तरह से लघु विश्वविद्यालय के रूप में बन जाएंगे। ये अपने बच्चों को खुद पढ़ाएंगे वो शैक्षणिक संस्थान में, ताकि जिनकी रुचि होगी वो स्वतः आगे बढ़ेंगे। एज ए मोमेंटो हमारे मुख्य अतिथि माननीय मंत्री जी और उनके साथ सभी विशिष्ट अतिथियों को एक भेंट स्वरूप दिया जा रहा है, ताकि आप हमें याद रखें। का ट्रैक रिकॉर्ड जो पूरे देश का देखते हैं, ऐसे में अब हमारी तरफ से पूरे देश में भारत सरकार की गाइडलाइन स्टेट पे छोड़ दी गई है कि जिन जगह पर वो पढ़ाने की स्थिति में आ सकते हैं तो पढ़ने की तरफ आगे बढ़े। इसी कारण से स्कूल में भी और कॉलेज कर उच्च शिक्षा में 1 जनवरी से साइंस की सारी क्लासों में अल्टरनेट डे पे हमने प्रैक्टिकल क्लासों के साथ पढ़ाई का आग्रह किया है। 10 तारीख से उच्च शिक्षा की स्नातक और स्नातकोत्तर की फाइनल की परीक्षा जो हमने पिछली बार ली थी, उसी प्रकार से हमने क्लासेस प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। आगामी 20 तारीख तक अगर नॉर्मल सब रहा, कहीं कोई इसमें स्थिति कोई दूसरे प्रकार से नहीं आई है, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि 20 तारीख से कोरोना की गाइडलाइन के हिसाब से सारे कॉलेजों की पढ़ाई के संबंध में फिजिकल रूप से बच्चों को बुलाना प्रारंभ कर देंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये जो पिछला सत्र हमारा, आपको ध्यान में आएगा कि जो मार्च में एकदम कोरोना के कारण से लॉकडाउन हुआ था, उसके कारण से वो सत्र थोड़ा सा लंबा खींचा था, लेकिन फिर भी पूरे देश में मध्य प्रदेश एकमात्र राज्य था जिसने सबसे पहले अपनी परीक्षा कराई और 5 अगस्त से एडमिशन प्रारंभ कर दिए गए थे। आज की स्थिति में हम वर्चुअल लगातार अपने क्लासों को पढ़ाने का काम जारी रखे हुए हैं। यही कारण है कि हम अपने बाकी राज्यों से कई गुना आगे बढ़े और हमारी परीक्षा की और पढ़ाने की पद्धति की भी कई राज्यों ने कॉपी की, उसमें ममता बनर्जी भी शामिल है। पश्चिम बंगाल सरकार ने हमारी परीक्षा पद्धति की कॉपी की है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि उच्च शिक्षा के माहौल में जो पढ़ाने के लिए हमको ध्यान देना की ज़रूरत है, तो सरकार माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लगातार उस दिशा में आगे बढ़ रही है। जिले में त्योंदा में मांग चल रही है कॉलेज की, कुछ इस बारे में कोई प्लानिंग है नए कॉलेज खोलने के बारे में? नए कॉलेज के संबंध में अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने एक लाइन दी है कि अभी नए कॉलेज नहीं खोल रहे हैं, लेकिन कॉलेजों की समीक्षा करेंगे। उदाहरण के लिए हमारे पास पूरे प्रदेश में 185 कॉलेजों में 90% से ज़्यादा छात्र संख्या है, तो 15% इधर से छोड़ दें, लगभग हमारे पास 50% से ज़्यादा ऐसी स्थिति हो गई है जहां कॉलेज की खोलने की आवश्यकता पर प्रश्न चिन्ह लगा। ऐसे में सर्व सुविधा युक्त 200 महाविद्यालय हम पहले बनाने वाले हैं और बाद के कॉलेजों की दृष्टि से अगर युक्ति संगत लगा और वहाँ की आवश्यकता रही है तो उस दिशा में हम अपने खोले हुए कॉलेज को शिफ्ट करके उसके युक्तिकरण के माध्यम से हम पढ़ाई का माहौल बनाएंगे। अतिथि विद्वानों के बारे में भी चर्चा चल रही है काफी दिनों से। अतिथि विद्वानों की कोई समस्या के बारे में? आप दोनों बोल रहे हैं, पहले अतिथि
अतिथि विद्वान के बारे में मैंने पहले भी बताया था कि लगभग 4,276 अतिथि विद्वान हैं। उसमें आज की स्थिति में 2,500 अतिथि विद्वान जो कॉलेज और विश्वविद्यालय के हैं सभी को काम में लगाया जा चुका है। 1,700 अतिथि विद्वान राज्य सरकार के कोटे के हैं। इसमें लगभग 1,200 अतिथि विद्वानों को हमने अलग अलग प्रकार से काम में लगाया है। जो 400-500 अतिथि विद्वान बचे हैं उनके बारे में हम शीघ्र निर्णय कर रहे हैं। उनके लिए बहुत जल्दी फैसला आएगा, उनको भी लगा लेंगे। लेकिन ये हो टेम्परेरी व्यवस्था, हमारा प्रयास है उनको परमानेंट कैसे करें। इस दिशा में सरकार ने निर्णय लिया है कि क्रमशः लगातार जब तक कि सारे पद न भर जाए हर साल पीएससी भी करेंगे और अतिथि विद्वानों को 20 नंबर इस अंक के माध्यम से दे करके उनको सेवा में लेने का मौका भी देंगे। इसी प्रकार से नॉन टीचिंग स्टाफ का भी हमने प्रयास किया। लगभग 3,500 पद हमारे पास नॉन टीचिंग के भी। तो टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों मिलाकर आने वाले 4 साल के बाद हमारे विभाग में कोई पद खाली नहीं रहेगा, ऐसा हमारा प्रयास है।